बाजार बोलता है एफआईएस का डेटा, लेकिन उसमें एक बदलाव। एफआईएस ने कल बाइंग की है, जिसकी वजह से धूम मची पड़ी है मार्केट में कि एफआईएस बायर बन गए हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं आपको निराश करूंगा, अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन करना पड़ रहा है कि एफआईएस की इस बाइंग में जीक्यूजी पार्टनर्स का एक बड़ा रोल है, क्योंकि कल जो भारती एयरटेल में डील हुई थी, ब्लॉक डील, उसमें उन्होंने बड़ा स्टेक खरीदा था, जिसकी वजह से एफआईएस की बाइंग अच्छी खासी दिख रही है। डीआईएस की बाइंग भी थी 3072 करोड़ रुपए की। उसके बाद बढ़ते हैं, आज ग्लोबल मार्केट के संकेत किस तरह के हैं, वहाँ से किस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। तो डाउ जोन्स फ्लैट बंद हुआ, शंघाई फ्लैट चल रहा है विद द पॉजिटिव बायस्ड। हैंसेंग में थोड़ा मामूली गिरावट देखने के लिए मिल रही है, निकाई में करीब ½ % की गिरावट है, कोस्पी में करीब 2% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। तो मिले जुले संकेत हैं, कहीं पर पॉजिटिवनेस है, कहीं पर नेगेटिव। तो कोई खास ज़्यादा इतना डरने या पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है ग्लोबल मार्केट को देखकर। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स, वहाँ पर किस तरह का रुझान देखने के लिए मिल रहा है। तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में देखें तो टाटा इन्वेस्टमेंट करीब 14% ऊपर है, जीआरएससी करीब 14%, डेटा पैटर्न 11.5%, मजगांव डॉक 11%, जेनटेक करीब 10%। तो ये सारे ही शेयर्स शानदार तेजी आज दिखा रहे हैं। तो आज कह सकते हैं कि डिफेंस और से जुड़े हुए शेयरों में एक अच्छी बाइंग लौटती हुई दिखाई दी है, बारिंग टाटा इन्वेस्ट जो कि टॉप गेनर्स लिस्ट में अलग है। बाकी ये 3-4 शेयर जो डिफेंस से जुड़े हुए हैं। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जहां पर कि टॉप लूजर हैं, जहां पर की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो पीटीसीआईएल करीब 5%, जायडस लाइफ करीब 4%, अरविंदो फार्मा 4%, कॉनकोर्ड बायो करीब 3.25%, अदानी ग्रीन करीब 3%। तो इसमें 5 में से करीब 3 काउंटर ऐसे हैं जो फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, सनी सर, जो कल एफआईएस की बाइंग आई थी उसमें मैं देख रहा था कि भारतीय एयरटेल में जो कल ब्लॉक डील हुई थी उसमें जीक्यूजी पार्टनर ने एक बड़ा हिस्सा खरीदा, जिसकी वजह से एफआईएस की बाइंग देखने के लिए मिली है। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं सर कितनी ओवरऑल बाइंग थी उनकी। लेकिन ये क्या लगता है सर, ये जो ओवरऑल बाइंग है ये सस्टेनेबल रहेगी एफआईएस की? एक चीज तो मतलब ये डेटा को देखने के दो तरीके हैं। मुझे लगता है कि अगर आप क्वालिटी पेपर एफआई का ऑफर करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ कहीं ना कहीं एक बाइंग इंटरेस्ट है। तो ये काइंड ऑफ एक पॉजिटिव सिग्नल मैं लेना चाहूंगा इन करंट ग्लूम एंड डूम जो चल रहा है, कि क्वालिटी पेपर के लिए अभी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ओर से, एटलीस्ट लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर के ओर से, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है। और रही एफआई की ओवरऑल, अगर थोड़ा मैं लंबा पिक्चर लेता हूँ, जहाँ हमने देखा कि सितंबर से कंटिन्यूस एक बिकवाली चल रही है मार्केट में, तकरीबन 2.5 से 3 लाख करोड़ की बिकवाली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कर चुके हैं। क्या अब ये एफआई की सेलिंग रुकेगी? तो मुझे लगता है कि शायद दो इंटेंसिटी है सेलिंग की यहाँ से कम हो सकती है। बट टिल द टाइम ये डॉलर को लेकर जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी कि जो डॉलर इंडेक्स है उसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में रहेगा, और एट द सेम टाइम जो यूएस में इंटरेस्ट रेट कट की जो आशंका है, जो कि हालांकि बहुत कम है टिल द मंथ ऑफ जून, तो बेसिकली डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी अगेंस्ट द डॉलर एंड इंटरेस्ट रेट विच इज राइट नाउ इन द यूएस मार्केट, अगर आप देखेंगे 4.5% के आसपास है। तो ये ओवरऑल जो एक मिक्स है, एट द सेम टाइम अगर आप अर्निंग्स की बात करें तो वहां भी कहीं ना कहीं स्लो डाउन हमने देखा है, वैल्यूएशन ऊंचे हैं। तो ये मुझे लगता है कि शायद ये जो सेलिंग है टू सम एक्सटेंड शायद और 1 महीने के लिए एक्सटेंड हो सकती है। हिस्टोरिकल डेटा अगर आप स्टडी करेंगे तो यूजुअली जो 1% ऑफ द होल्डिंग होती है उसका एग्जिट हमने देखा है जब भी डॉलर में एक रैली होती है। तो मुझे लगता है कि वी आर वेरी क्लोज टू दैट, तो द इंटेंसिटी ऑफ सेलिंग शुड रिड्यूस henceforth। बट इसका एक रिपरकशन हमने देखा है कि जो इंडिया में जो मार्जिन फंडिंग बुक है उसमें भी कहीं ना कहीं फोर्सफुल सेलिंग अब हम देख रहे हैं। जिस तरह से मिड कैप कंपनी में आप देखेंगे बहुत इंटेंसिटी के साथ स्टॉक गिर रहे हैं, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्जिन फंडिंग की जो बुक है वहां कहीं ना कहीं स्ट्रेस बिल्टअप होते नजर आ रहा है। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में क्रैक बहुत ज्यादा है कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज। बट आई थिंक लॉस हार्वेस्टिंग एवरीथिंग, मुझे लगता है कि टिल द टाइम मार्च एंड होगा ये सब डिस्काउंट होके ये सब प्ले आउट हो चुका होगा, एंड देन अप्रैल ऑनवर्ड्स वी शुड सी अगेन अ काइंड ऑफ स्टेबल नंबर, एटलीस्ट इनफ्लो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की ओर। ठीक बात है। मैं एफआईएस डीआईएस के डेटा की बात कर रहा था। कल भारतीय एयरटेल की 84,800 करोड़ की ब्लॉक डील हुई थी, जिसमें कि एफआईएस ने बाय किया 5581 करोड़ रुपए का,
और उस एफआईज की जो बाय लिस्ट थी उसमें सबसे बड़े जो बायर थे वो जीक्यूजी पार्टनर्स थे, तो जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक कंपनी की वजह से एफआईज की नेट बाइंग दिख रही है। डोमेस्टिक बायर करीब उस डील में 754 करोड़ रुपए के थे, और प्रमोटर ने ही एक कंपनी से सिंगटेल से सेल किया और दूसरी जो भारती टेलीकॉम है उसने ख़रीदा, तो ये कहीं ना कहीं कुल मिला के 8335 करोड़ बनते हैं। बाकी करीब 150 करोड़ रुपए की जो डील है वो शायद मार्केट ने एब्जॉर्ब की, तो ये 8485 करोड़ रुपए की कुल डील रही, जिसमें कि मैंने बताया ना कि 5581 करोड़ रुपए एफआईज की बाइंग थी इस पर्टिकुलर शेयर पर। अब इस पर्टिकुलर शेयर पर बाइंग थी, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एफआईज का अचानक से नेट बाई लिस्ट करीब 4700 करोड़ रुपए आ गई, और जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा खुश हो गया कल इवनिंग से, और आज सुबह मार्केट में जिन लोगों को शायद नहीं पता है वो भी खुश हो गए और उन्हें लगा कि एफआईज लौट आए हैं। तो ये एफआईज जो लौटे हैं ये थोड़ा सा भरोसा देखना पड़ेगा, और जैसा सनी सर ने भी बताया कि डॉलर की स्ट्रेंथ और डॉलर की वीकनेस ही डिसाइड करेगी कि एफआईज कंसिस्टेंटली लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। आगे बढ़ते हैं कुछ खबरों की तरफ। सर, एक इम्पॉर्टेंट खबर जो कि दुनिया जिस पर नशरे गड़ाए बैठा है काफ़ी समय से, वो है रशिया यूक्रेन का युद्ध। अब मुझे लगता है कि वो भी एक तरह से नॉन इवेंट हो चुका है, क्योंकि अब वर्ल्ड ने मान तो लिया है कि युद्ध ख़त्म हो जाएगा, अब डेट आनी बाकी है। कल एक सऊदी अरब में मीटिंग भी हुई थी, अमेरिका और रूस के डेलीगेट्स मिले वहाँ पर और वो बैठक ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा कि अभी ये लंबा युद्ध है, लंबी शर्तें हैं, लंबी बातचीत है, तो इसमें वक्त लगेगा। फ़ोन कॉल के बाद एक 4 घंटे की मीटिंग से सारा कुछ युद्ध ख़त्म नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ, इसमें आगे की प्रोग्रेस की जाएगी। सऊदी अरब में हुई इस बैठक में यूरोपीय देशों ने हिस्सा ही नहीं लिया। वो गुस्सा है अमेरिका से कि अमेरिका खुद जाकर बातचीत कर रहा है रशिया से और शर्तें शायद उनकी मान रहा है, हमारी नहीं सुन रहा है। जेलेंस्की भी नहीं गए सऊदी अरब, और रशिया और अमेरिका के बीच में जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उनको हटाने की बातें हो रही हैं। सर, अगर अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए थे रशिया पर एट द टाइम ऑफ वॉर, अगर वो हटते हैं, ये कितना अच्छा संकेत होगा ग्लोबल मार्केट के लिए, क्योंकि हमने देखा कि ट्रेड वॉर के चलते कुछ हद तक ग्लोबल मार्केट में ये बातें हो रही हैं कि कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब हिट हो सकते हैं भविष्य में अगर टैरिफ लगते हैं तो। लेकिन अगर प्रतिबंध हटते हैं रशिया से और कुछ इस तरह के कंट्रीज से, तो ये कितने पॉजिटिव होंगे? मुझे लगता है कि डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, स्पेशली यूरोपियन नेशंस के लिए। अगर आप देखें तो बेसिकली इसका जो इम्पैक्ट था सबसे ज़्यादा हमने देखा था कि जो एनर्जी कॉस्ट है यूरोपियन नेशंस के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और वहाँ कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग एज अ इंडस्ट्री है वो बहुत बुरी तरह से हिट हुआ था। और इनडायरेक्टली उसका जो इम्पैक्ट है ऑब्वियसली इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया पे भी हुआ था, क्योंकि अगर आप ओवरऑल इकोनॉमी में यूरोप में स्लो डाउन देखेंगे तो जो हमारे बिजनेसेस जिनका एक्सपोजर है यूरोप में, उसमें भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमने आते देखा था। तो मुझे लगता है कि इसका जो सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा वो रहेगा एनर्जी कॉस्ट जो है ग्लोबली कहीं ना कहीं एलिवेटेड रही थी बिकॉज ऑफ दिस वॉर, उसमें कहीं ना कहीं एक ईज ऑफ होते दिखेगा। और दूसरा मुझे लगता है कि टू सम एक्सटेंड वो बेल्ट से कहीं ना कहीं जो फूड ग्रेन्स है उसका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हुआ करता था, व्हीट का, इफ आई रिमेम्बर राइट। तो फूड इन्फ्लेशन को लेकर भी माफ कीजिएगा, जो जी कंसर्न है वो मुझे लगता है कि थोड़ा ईज ऑफ होते नजर आएगा। तो आई थिंक द अल्टीमेटली विनर ऑफ दिस पीस डील इफ ये होता है तो वो यूरोप रहेगा, और इनडायरेक्टली मुझे लगता है कि इंडियन कंपनी जो जिसका यूरोप में एक्सपोजर है वो भी इसके बेनिफिशियरी होते नजर आएंगे, क्योंकि यूरोप अगर रिकवर होगा तो ऑब्वियसली जो कंपनीज हैं जो यूरोप में एक्सपोर्ट करती है, यूरोप को कैटर करती है, केस इन पॉइंट जैसे बालकृष्ण इंडस्ट्री जिनका काफी बड़ा एक्सपोजर है यूरोपियन टायर इंडस्ट्री में, स्पेशली लिंक टू ऑफ हाईवे एंड एग्रीकल्चर बेल्ट, वहां अगर सेंटिमेंट इंप्रूव होंगे तो वहां एक पॉजिटिविटी नजर आएगी। तो आई थिंक यस, इट्स ओवरऑल पॉजिटिव फ्रॉम एन ग्लोबल इकोनॉमी परस्पेक्टिव एंड स्पेशली फॉर यूरोप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। एक इम्पॉर्टेंट एसेट जहाँ पर धूम मची पड़ी है, गोल्ड। गोल्डमैन सैक्स की उस पर रिपोर्ट भी आ गई। गोल्ड पर गोल्डमैन सैक्स ये बोलते हैं कि गोल्ड की कीमतें इस साल के अंत तक $3100 तक तो जा ही सकती हैं अगर टैरिफ लगने की बातें आई, जो कि एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होती हुई नजर आई, तो दुनिया भर में अस्थिरता और बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से गोल्ड की कीमतें $3300 तक जा सकती है। तो यहाँ यानी कि यहाँ से भी 10 से कम 20% तक का अपसाइड वो देख रहे हैं गोल्ड की कीमतों में। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स की खरीद लगातार गोल्ड में जारी है और हर महीने सर 50 टन सोना खरीदा जा रहा है सेंट्रल बैंक्स के द्वारा।
सर आम आदमी नहीं खरीदा, सेंट्रल बैंक ज़्यादा खरीद रहे हैं इस समय। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं एक कंसर्न तो है सेंट्रल बैंक्स के दिमाग में डॉलर को लेकर कि जिस तरह से डॉलर पर रशिया पे जो डॉलर थे, जब वॉर शुरू हुआ था तो बैन लगा दिया गया था। अब दुनिया में स्थिरता है तो सोने को एक हेज के तौर पे देखा जा रहा है। सर एक आम निवेशक को देखना चाहिए या सेंट्रल बैंक ही देखें इस हेज को? अगेन आई थिंक आपने बहुत सही कहा कि जो सेंट्रल बैंक की बाइंग है, इट इज मोर ड्रिवन बाय एन मैक्रो डिसीजन की अगर डॉलर है उसका कुछ अल्टरनेटिव अगर आगे जाकर आता है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड करेंसी, तो ऑब्वियसली इट विल बी बैक बाय द गोल्ड इनिशियली, सो दैट जो अल्टरनेटिव करेंसी है उससे कहीं ना कहीं एक क्रेडिबिलिटी मिले। और उसी के चलते मुझे लगता है कि गोल्ड में अक्रॉस द ग्लोब सेंट्रल बैंक बाइंग कर रही है। और इसका एक और एक कारण रहता है कि यूजुअली जो रिजर्व होते हैं सेंट्रल बैंक के में, उसमें दो पार्ट होते हैं, कि डॉलर जो कि ग्लोबल ट्रेड करेंसी और एक गोल्ड होता है। तो एवरीवन इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई देयर ओन फॉरेक्स रिजर्व, जहाँ हम देख रहे हैं कि गोल्ड का जो हिस्सा है उसमें कहीं ना कहीं इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है ग्लोबली सेंट्रल बैंक। और रही रिटेल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बात, तो मुझे लगता है कि गोल्ड एज अ कमोडिटी अगर आप देखेंगे, हिस्टोरिकल डेटा निकालेंगे, तो आई थिंक एवरेज में से 12 से 13% का रिटर्न तो इवन गोल्ड ने भी दिया है अगर आप पिछले 20-30 साल का डेटा निकाल कर देखेंगे। तो रादर देन चेजिंग द करंट बाइंग मोमेंटम, आई थिंक स्टैगर्ड वे में जो बाइंग करने का जो तरीका है इंडियन हाउस होल्ड का, मुझे लगता है कि उसे जारी रख सकते हैं। हालांकि इट में अपन की अभी इतनी जो बड़ी रैली हुई है गोल्ड में ऑफ लेट, उसके बाद शायद काइंड ऑफ साइडवेज मूवमेंट भी हम देख देख सकते हैं अगले 3 से 5 महीने। बट इन अ लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ने एक अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। और इंडियन हाउस होल्ड जो है अगर आप देखेंगे तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी भी रहा है पिछले 20 से 25 सालों में। ठीक है। सर तो गोल्ड से जुड़ी कंपनियां, इन पर क्या करना चाहिए हमें, लाइक मन्नापुरम, देखिए कि मुथूट? जी। या डेफिनेटली आई थिंक गोल्ड फाइनेंस कंपनीज है उनके लिए एक नेचुरल एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि आपके अगर गोल्ड के दाम बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो एलटीवी वैल्यू है वहाँ कहीं ना कहीं वैल्यू थोड़ी सी इमर्ज होती है और वो ज्यादा लेंडिंग कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर को। तो फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव डेफिनेटली पॉजिटिव होता है। बस हमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि जो ऑफलेट अगर हम इंडियन करेंसी में गोल्ड की बात करें, तो जो रूपी डेप्रिसिएशन है उसके चलते भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक प्राइसेस जो है वो कहीं ना कहीं एलिवेटेड लेवल पर है। अगर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं मैं कि अगर यहाँ जो रुपी जो 87-88 चल रहा है, ये अगले 3 से 6 महीने में फिर से 82-83 की ओर चला जाता है, तो टू दैट एक्सटेंट गोल्ड के प्राइसेस भी कहीं ना कहीं कम होते नजर आएंगे। तो आई आई थिंक इट्स अ टेम्पररी शॉर्ट टर्म पॉजिटिव डेफिनेटली है मन्नापुरम और मुथूट के परस्पेक्टिव से, या कोई कोई भी जो गोल्ड फाइनेंस बिजनेस में है, तो बैंक का भी काफी सारा एक्सपोजर है गोल्ड फाइनेंस बिजनेस में। तो शॉर्ट टर्म सेंटिमेंटली पॉजिटिव है। वेदर इट विल कन्वर्ट इनटू एक्चुअल बिजनेस, ये तो अगले 2 से 3 क्वार्टर के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल बिजनेस में कन्वर्जन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इस समय मार्केट में लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि शेयर तो सबके 30-30, 40-40% सर पिट चुके हैं, तो अगर उनमें 5% की रिकवरी आ जाती है वो 2% और गिर जाते हैं, उससे इन्वेस्टिंग डिसीजन में कोई खास फर्क आता नहीं है। आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता इस समय पोर्टफोलियो में। लेकिन हाँ, वो एक चीज़ ज़रूर समझना चाहता है इस मार्केट में कि ये मार्केट फाइनली चलेगा कब, और चलेगा या नहीं चलेगा इस साल में। ये सबसे बड़े दो क्वेश्चंस चल रहे हैं। थोड़ा सा उसी गुत्थी को सुलझाते हैं, क्योंकि भारतीय बाजार पर मॉर्गन स्टैनले की एक रिपोर्ट भी आई है, और उनके जो हेड हैं रिद्धम देसाई जी, उन्होंने भी बोला कि ट्रंप की पॉलिसी से मार्केट को डरने की ज़रूरत नहीं है, और जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अब सुनहरा मौका मार्केट में आ चुका है। भारत के मैक्रो इंडिकेटर पॉजिटिव हैं, और कोविड की वैल्यूएशन, कोविड के समय मार्केट या शेयरों की बात नहीं कर रहे हैं, वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, वो अब कुछ शेयरों में तो उनसे भी सस्ती हो चुकी है। सनी सर, क्या सही में कोविड से नहीं, कोविड के समय की वैल्यू से अभी भी शेयर सस्ते हैं वैल्यूएशन वाइज, मतलब वो हैं अगर आपकी नज़र में, तो सर कुछ बता दीजिए। और मार्केट में सही में ही ट्रम्प की पॉलिसी से डरने की जरूरत नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि विवेक जी, जो अनसर्टेनिटी है वो अभी भी मार्केट में बनी हुई है। और ये कहना गलत होगा कि जो ट्रम्प की जो पॉलिसी है उसका जो डर है वो मार्केट को नहीं है, वो डेफिनेटली है। और बट एक जो पैटर्न है वो क्लियर कट नजर आ रहा है ट्रम्प साहब की पॉलिसी से, कि आप पहले दूसरे नेशंस को डराओ कि आप हम आपके सर्टन सेक्टर पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे,
देन दैट नेशन कम ऑन वो टेबल पर आकर फिर डिस्कशन करते कि नहीं हम आपकी कुछ सेक्टर्स में इंपोर्ट ड्यूटी घटा देते हैं। जैसे इंडिया ने भी अभी देखा कि ऑफ लेट विस्कीज और लिकर्स पर कहीं ना कहीं इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है, सो एज टू रिड्यूस द कंसर्न ऑफ यूएस की आपके बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो नेगोशिएशन की एक टैक्टिक है यूएस की, जिसका डेफिनेटली कुछ सेक्टर्स में इम्पैक्ट देखने मिलेगा। ओवरऑल जो इम्पैक्ट है मुझे लगता है कि अगले एक दो महीने में और क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे कंट्री बाय कंट्री कहीं ना कहीं ये नेगोशिएशन अब चल भी रहा है। तो मुझे लगता है कि मे भी अगले 2 से 3 महीने में और ज्यादा क्लैरिटी इमर्ज होगी ट्रम्प के पॉलिसीज को लेकर, और अकॉर्डिंगली बाकी के जो मैक्रोज है उसमें भी कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा, विद स्पेशली ऑन डॉलर मूवमेंट एंड यूएस 10 ईयर बॉन्ड। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं तो मुझे लगता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी जो है वो बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट में बॉटम बन चुका है। तो अगले 2 से 3 महीने हो सकता है कि वी मे सी अ काइंड ऑफ विपसॉ जिगजैग मूवमेंट इन द मार्केट। तो बेसिकली थोड़ा सा कॉशियस रहने की ही सलाह रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज की रिकवरी में आपने जाके आपका जो सरप्लस कैपिटल है पूरा आज ही डिप्लॉय कर दिया। तो आई थिंक मार्केट विल कंटिन्यू टू रिमेन वोलेटाइल फॉर एटलीस्ट 2 to 3 मंथ। ठीक है। तो ये बिल्कुल मार्केट में अभी बॉटम बना मान लेना थोड़ा सा जल्दी होगी, सर भी मान रहे। और सर कोई शेयर है, आपने जैसा बताया कि रेलवे काउंटर 20-20 के पी मल्टीपल पर आ गए, मैं थोड़ा सा उसी बात को एक्सटेंड करना चाहता हूँ। कोई और पॉकेट है जहाँ पर कि आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ज़बरदस्त वैल्यू पर आ गए, मतलब ये तो अब खरीदी लेने चाहिए, अब डर नहीं है इनमें, डर खत्म हो गया। ठीक है 5-10% अगर मार्केट की करेक्शन आती है तो आ जाने दीजिए, वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। जहां शेयरों में पोर्टफोलियो में 40% के लॉस देख लिए, अगर 5-10% की शेयर को लेने के बाद करेक्शन आ जाती है, वो भी विद ए गुड वैल्यू, तो उतना डरना नहीं है। वो है कोई शेयर सर? विवेक जी, बेसिकली क्या है ना, मार्केट में आज के डेट में फंडामेंटल या टेक्निकल काम नहीं कर रहे। इट इज मोर ऑफ एन डिमांड सप्लाई ड्रिवन डायनामिक, जहां हम देख रहे हैं कि सप्लाई बहुत ज्यादा ओवर पावर कर रहा है डिमांड को, और उसी के चलते शेयर में इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द कंपनी साउंड फंडामेंटली हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं करेक्शन होते नजर आ रहा है। और सर्टन पॉकेट, जैसे मैं कुछ मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज के एग्जांपल देना चाहूंगा। अगेन इट्स नॉट अ बाय रिकमेंडेशन, जैसा हम एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं, जैसे गरवारे हाईटेक फिल्म, जहाँ हमने देखा कि काफी अच्छे नतीजे ये क्वार्टर में आए थे गरवारे हाईटेक में। और एट द सेम टाइम अगर आप इनका फॉरवर्ड लुकिंग एस्टिमेट देखेंगे तो हमारा ये मानना है कि FY 26 और 27 में ये कंपनी सालाना 400 करोड़ प्रॉफिट करने की क्षमता रखती है। रिसेंटली इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए भी अपना केपेक्स अनाउंस किया है, और मार्केट कैप है कंपनी का 9,000 करोड़ के आसपास, डेट फ्री कंपनी है, 300-400 करोड़ कैश है बैलेंस शीट पर, रेगुलर डिविडेंड पे करती है। तो मुझे लगता है कि कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। तो ऐसे कुछ सर्टन बिजनेसेस हैं जो अ, तकरीबन 20 से 22 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर अब मिल रहे हैं 2 ईयर फॉरवर्ड 1 ईयर फॉरवर्ड पे। तो ऐसे कुछ बिजनेसेस डेफिनेटली ग्रेजुअली पोर्टफोलियो में ऐड किए जा सकते हैं। बट इफ समबडी इज एन रिस्क एवर्थ इन्वेस्टर, मुझे लगता है कि इवन लार्ज कैप में अगर आप बैंक देखेंगे तो काफी रिजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं बैंक। तकरीबन मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर ट्रेडिंग एट 1.8 to 2 टाइम्स लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रही हैं। PSU बैंक 0.8 to 1 प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रही हैं। सिमिलरली अगर आप NBFC देखेंगे तो वहां भी काफी रिजनेबल वैल्यूएशन है। तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से सर्टन पॉकेट में काफी रिजनेबल वैल्यूएशन है। इंश्योरेंस कंपनीज अगर आप देख लीजिए, अगर आपको याद होगा एक टाइम पर HDFC लाइफ यूज टू ट्रेड एट 4.5 प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू, और आज के डेट में वो 2.2 के आसपास मिल रहा है। और एंड एट द सेम टाइम जो सेक्टर में पेन था, जो रेगुलेटरी चेंजेस थे, वो कहीं ना कहीं पूरा प्ले आउट हो चुका है पिछले 1 से 1.5 साल में। तो सर्टन पॉकेट्स में डेफिनेटली वैल्यूएशन कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। अब रही बात सप्लाई साइड की, जब ये सप्लाई साइड प्रेशर मुझे लगता है कि ईज ऑफ होगा, एट दैट टाइम शायद मार्केट में वैल्यू इमर्ज होना स्टार्ट होगी, और वहां से हम देखेंगे कि जो जहां वैल्यूएशन काफी रिजनेबल हो गए हैं वहां एक कहीं ना कहीं अप मूव आते दिखेगा, मे बी पोस्ट 1 और 2 मंथ। आई होप कि बॉटम बहुत जल्दी बन जाए मार्केट में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात जो सर ने बताई है। और लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है, वो थोड़ा अलग बोलती है। वो बोलते हैं कि 2025 में मार्केट थोड़ा कमज़ोर ही रहेगा। हाल की गिरावट उनके एस्टीमेट्स के मुताबिक रही है, और दिसंबर तक हालांकि उनका निफ्टी का टारगेट 25,000 है। तो वो ये तो कह रहे हैं कि मार्केट चल जाएगा, लेकिन जो हाल की गिरावट है वो उनके एस्टीमेट्स के मुताबिक है। सर ठीक है, जब एस्टीमेट ऊपर के हों 25,000
के और निफ्टी चल रही हो 23,000 या 22,928 अभी चल रही है। देखिए अब बात करते करते सर ये वॉलेटिलिटी है, 10:30 बजे हमने शो शुरू किया है, उस समय 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर थी, अभी 13 पॉइंट नीचे है। दिस इज़ द सिचुएशन इन मार्केट की आप मार्केट को प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते ऑन द पॉजिटिव साइड कि कितनी देर टिकेगा, टिक जाता है फिर नीचे वापस आ जाता है। यही प्रॉब्लम है इस समय मार्केट में, और ये कॉन्फिडेंस सर ज़्यादा तोड़ता है। आदमी सुबह उठे और गिरा हुआ मार्केट देखे और शाम तक गिरा हुआ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट एक बार ग्रीन में आ जाए और उसके बाद फिर उतना ही गिर जाए, वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हिला देता है उसका। तो ये इस समय मार्केट खेल रहा है, आपके सेंटीमेंट से खेल रहा है इस समय। सर कितना मानते हैं कि बैंक ऑफ अमेरिका जो बोल रहे हैं कि 2025 में 25,000 आ जाएगा निफ्टी वापस, ये जल्दी आ जाएगा या दिसंबर लग जाएगा सर? अगेन निफ्टी का लेवल जो है मैं इसके ऊपर बैट नहीं करना चाहूंगा, बट एक अगर हम ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर लेते हैं तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अब मार्केट का जो सिनारियो बन रहा है, मुझे लगता है कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर थोड़ा सा रिलेटिवली बेहतर होने की उम्मीद है। जहाँ जिस तरह से हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अप्रैल मई में जब फिर से कंपनी अपनी कमेंट्री देगी, एनालिस्ट से इंटरेक्ट करेगी, तब एक ऑप्टिमिज्म बिल्ड होने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि इवन पोस्ट दैट कहीं ना कहीं फेस्टिव सीजन मानसून का जो एक्सपेक्टेशन है वो बिल्टअप होना स्टार्ट होता है। गवर्नमेंट का जो केपेक्स है वहाँ कहीं ना कहीं एक रफ्तार हम देखते हैं पोस्ट अप्रैल मई कहीं ना कहीं आते दिखेगी। और ये साल उम्मीद है कि गवर्नमेंट शायद अपना जो केपेक्स का जो टारगेट है उसे फ्रंट लोड करे और इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बूस्ट देने की कोशिश करे। तो अगेन मार्केट ना इस साल जो है दो पार्ट में बटेगा। मुझे लगता है कि पोस्ट अप्रैल में वी मे सी अ डिसेंट एटलीस्ट स्टेबिलिटी आके हम एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से पिछले 3-4 सालों में बहुत बेहतरीन रिटर्न बने हैं मार्केट में, तो 2025 कैन बी एन ईयर ऑफ कंसोलिडेशन। अगर आप ईयर टू ईयर कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली ऑन फुल ईयर बेसिस आपको शायद रिटर्न कमजोर नजर आएंगे। हालांकि काइंड ऑफ 12 से 13%, 15% काइंड ऑफ रिटर्न, बट जो स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी है मुझे लगता है कि मार्केट में है। और यही समय होता है कि जब मार्केट में जब बोलते हैं when there is a blood on the street, जब आप क्वालिटी बिजनेसेस रीजनेबल वैल्यूएशन पर पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं विद एन एक्सपेक्टेशन कि अगले 2 से 3 सालों में एक बेहतरीन रिटर्न हम मार्केट से बना के जाएंगे। ठीक बात है। एक थोड़ी सी एफआईज के पॉइंट से एक अच्छी बात और कर लेते हैं। एक बड़े फंड मैनेजर हैं कार्सन ब्लॉक का, वो भारत में नया फंड बना रहे हैं, अमेरिकी इन्वेस्टर हैं, और वो कह रहे हैं कि चीन के मार्केट से दूर रहें, भारत अगली थीम है। ये अच्छी बात है कि सर अमेरिकन इन्वेस्टर्स, अब नए नए अमेरिकन इन्वेस्टर इंडिया की तरफ सोच रहे हैं। हालांकि अभी उनका फ्लो आना शुरू नहीं हुआ, अभी नया फंड बनाएंगे, फ्लो भी आ जाएगा। सनी सर क्या लगता है 2025 या ये अगले कुछ महीने इस तरह के ट्रांजिशन के रहेंगे कि इंडिया में जिस तरह से मार्केट करेक्ट हुई है, दुनिया में नहीं हुई है जितनी इंडिया में हुई है। करेंसी भी इंडिया की टूटी है, इंडोनेशिया की 4% टूटी है, इंडिया की 4% टूटी है, इंडिया की मार्केट करीब 15% टूट गई है अपने हाई से। लेकिन दुनिया की मार्केट ऐसा नहीं है कि वो अपने हाई से 15% इस तरह से टूट चुकी है। तो इंडिया का मार्केट थोड़ा सा अट्रैक्टिव तो लोगों को लग रहा है। ये अगले 3-4 महीने कुछ बड़े निवेशक बाहर के आएंगे, क्योंकि अमेरिका में भी रिजीम चेंज हुआ है, तो नई सरकार के नए जो उनकी लॉबी होती है वो अक्सर इन्वेस्ट करती है दूसरे देशों में। या डेफिनेटली मुझे लगता है कि देखिए अगर आप कहेंगे कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी खत्म हो चुकी है तो मुझे नहीं लगता है कि इट्स टेम्पररी स्लो डाउन सेटबैक। और जिस तरह से गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप लिए हैं टू कॉम्बैट दिस स्लो डाउन, हमने देखा कि टैक्स कट किया गया बजट में, केपेक्स का जो नंबर है एटलीस्ट वो मेंटेन किया गया है। काफी सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स डेफिनेटली इकोनॉमी के लिए दिए है सरकार ने, और मुझे लगता है कि ग्रेजुअली वो प्ले आउट भी होगा अगले 2 से 3 क्वार्टर में। तो इंडिया एज अ ग्रोथ स्टोरी स्टिल इंटैक्ट। यस ऑब्वियसली जब आपके ग्लोबल रिसेट होता है, जब आप देखते हैं कि कोई एक देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो ट्रेड वॉर के थ्रू कहीं ना कहीं जो ग्लोबल बिजनेस डायनामिक्स है, डिमांड सप्लाई की जो सिचुएशन है उसको अल्टर करने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली एक अनसर्टेनिटी बनती है मार्केट में। और इसकी जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में ऐसे कोई वन डायरेक्ट डिरेक्शनल मूव हमें देखने मिलेगा अपसाइड की मैं बात कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली पिछले 3-4 साल के रैली के बाद अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो ग्लोबल फंड मैनेजर के पर्सपेक्टिव से इंडियन मार्केट थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा था। अगर आप आज भी देखेंगे तो एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट और चाइना के सामने इंडियन इक्विटी मार्केट थोड़ा एक्सपेंसिव ही है आज के डेट में। बट हैविंग सेड दैट लॉन्ग टर्म आउटलुक इंटैक्ट है। कैलेंडर ईयर 25 कैन बी एन ईयर ऑफ कंसोलिडेशन, जहाँ थोड़े मॉडरेट रिटर्न की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 ईयर अगेन एक डिसेंट रिटर्न हम मार्केट से expect करते हैं।